हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने आपको सब कुछ बताया था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि कुछ बच्चों की कमेंट थी, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट थी मेरे भाइयों की कि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो इसको इम्प्रूव करने की मैंने कोशिश की है इस बार। तो कमेंट में बता दें कि क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वैसे मैं भी एनालाइज कर लूँगा एक बार। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, हमने शुरुआत की, मैंने बताया कहाँ से शुरू करें। फ्रेंड्स देखिए, जीएस लेवल एक ऐसा लेवल होता है, अगर आप इस सागर में, है ना, इस सागर में खो गए तो कभी आप इसको जज नहीं कर सकते हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखिए, कंपटीशन लेवल में एक बात बताता हूं मैं आपको, जो ट्रेजेडी होती है, स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड्स, एक ट्रेजेडी भी बन जाती है और स्ट्रेटजी ये होती है कि हम कैसे इसमें कवर करें, कैसे इसको सफल, इसमें सक्सेस हो। देखिए, आप देखिएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ठीक है। इनमें देखिए, मैथ में एक लिमिटेड सब्जेक्ट होता है, हमें पता है कि हाँ भाई परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, और हमको जो भी है ये ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ये सब कुछ एक फिक्स है। ये चैप्टर्स हमने क्लियर कर लिए, कवर कर लिए, तो मैथ को हम आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। बात आई रीजनिंग, रीजनिंग में भी लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं कि इन्हीं में से आएगा, है ना। अब बात आई इंग्लिश की, इंग्लिश भी A to Z होती है। अब बात हम जीएस की करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें भी करूंगा कि जीएस की कोई लिमिट नहीं है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को दिक्कत आती है शुरू कहां से करें हम शुरू कहां से करें जीएस। तो जीएस में साइंस भी आ जाती है, करंट अफेयर्स भी आ जाती है, और बहुत कुछ जितनी भी हमारी एडवेंचर्स होते हैं, जितने इंसिडेंट होते हैं, सब इसमें आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज ना हो, हम वही पढ़ें। इसको ये वाले तरह से सागर है, जितना पानी भरते जाएंगे कभी कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, हमें जीएस में वो पढ़ना है जो हमारे रिलेवेंट हो, हमें सेटिस्फाई करे और हम एग्जाम को सेटिस्फाई करें। देखिए, इन सब में स्टूडेंट लगभग कंपटीशन में आ जाते हैं ना। जैसे मैंने बोला 47 मेरिट है, तो 47 पे मेरिट रही है, और मैंने दूसरी तरफ मान लिया 100 मार्क्स का पेपर है। सभी का कुल मिला के बच्चे ये कवर कर देंगे, ये कवर कर देंगे, ये कवर कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया? 45। ओके, अब 2 मार्क्स जीएस में, जीएस में 2 मार्क्स, जो बच्चे ज्यादा ले ज्यादा, जिसकी नॉलेज ज्यादा होगी जीएस, तो एग्जाम में बस फिर तो उसी को वर्क करती है कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो जीएस को जो सही कर देगा, जिसके जीएस में ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, 2 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, वरना बाकी के रह जाएंगे। तो ठीक है, ये होती है स्ट्रेटजी फ्रेंड्स। तो जीएस लेवल को इंप्रूव करें, आप कभी नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूँ जीएस को पूरा पढ़ेंगे कभी नहीं कर सकते, इतना ब्रॉड है। पर डे ये मान लीजिए 10,000 या इससे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं ना, कितना पढ़ेंगे। तो मैं वही कहने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब शुरुआत हमने की है कल से हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से शुरुआत की है, तो पूरा हम खत्म करेंगे। हिस्ट्री के बाद फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या क्वालिटी देनी है, वो सब हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे कमेंट के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ट्रस्ट रहिए, यकीन करिए, आपको शुरू से ले जाऊंगा, इनिशियल स्टेज से ले जाऊंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, और सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम्स जो हैं, जैसे बैंकिंग है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जीएस में एक ही होता है ना। मैं आपको जीएस इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं देखना भाई ये जीएस रेलवे की है या ये जीएस किसकी है, एसएससी की है ना। अब मैंने यूपीएसआई में डाल दिया, मैं कहूंगा जीएस यूपीएसआई की कौन सी है, जीएस जीएस होती है। आप जीएस पढ़िए, पूरा कवर कीजिए, फिर चाहे एग्जाम कोई भी हो। चलिए हम शुरू करते हैं, समय खराब करते हुए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स की दिक्कतें आ रही थी बहुत ज्यादा कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी बोर्ड पर। आई होप आज आ रही होगी।
तो फ्रेंड्स देखिए हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको मैंने आपको बताया था भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए, भारत का जो पास्ट था उसको जानने के लिए, क्या रहा था कैसा रहा था, कि संस्कृति कैसी थी, राजनीति कैसी थी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जानने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया भारत की जानकारियों को, मतलब भारत के इतिहास को, भारत के पास्ट को, पास्ट ऑफ इंडिया ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पर पहले प्राचीन भारत बताया था आपको, बड़ा बड़ा लिख दूं जिससे आपको सही दिखे। प्राचीन भारत बताया था मैंने, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अगला मैंने आपको बताया था आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत। अभी अपन लोग कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत, है ना, ये कवर कर रहे हैं। इसमें मैंने वेद पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं पढ़ाता था, मैंने फिर भी बोला, पिछली क्लास में बोला, मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाइए। आप जो भी पढ़ा उसका नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे हमेशा लाइफ में, हमेशा आपके लिए और आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होती है ना। चलिए शुरू करते जल्दी आज की क्लास। तो विदेशियों का विवरण हम जानेंगे आज। जुड़े रहिए जीएस के साथ, लगे रहिए। जीएस हो, मैथ हो, साइंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे जुड़ जाइए कि देखने में लगा भाई ये तो संगी है, ये तो पागल है, जो ठान लेता है करके ही रखता है। इस तरीके से आप चलेंगे तो आगे बहुत जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगी। वरना पढ़ने वाले बहुत हैं, आपको देखना, आपके आसपास आपके साथ रहने वाले बहुत ही स्टूडेंट होंगे, सारे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सब रहे, आप भी पढ़ रहे हैं ना। तो आप थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो ही आप आगे जाएंगे, वरना सभी तरह हमेशा तैयारी करते रहेंगे, है ना। तैयारी नहीं करना, थोड़ा सा हटके जाना है। तो शॉर्टकट में बहुत कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए विदेशियों का विवरण मैंने बताया, तो सबसे पहले कुछ यूनानी लोग आए थे, है ना, यूनानी लोग आए, यूनानी यात्री हमारे भारत में आए। कौन कौन यूनानी यात्री है बता देता हूं, उन्हीं की जिक्र करूंगा, उन्हीं का जो कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। एक तो टेसियस, मैगस्थनीज, टेसियस, मैगस्थनीज, तीसरे टॉलमी। यूनान से आने वाले यात्रियों में ये 3 इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट है, बाकी का ज्यादा जिक्र है नहीं कहीं भी, क्योंकि देखिए टेसियस भी आ चुके हैं, रेलवे में भी आया, एसएससी में भी। मैगस्थनीज तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मान लीजिए मैंने हर एग्जाम्स में देखे लगा था। देखो 2016 में 2 क्वेश्चंस थे मैगस्थनीज से रिलेटेड, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है इंडिका, आगे डिस्कस करने वाला हूं सारा। टॉलमी है ना, टॉलमी भी इंपोर्टेंट है। टॉलमी यूपीएस सॉरी ये यूपी ट्रिपल एससी में आया था, टॉलमी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए बात करें हम, यूनानी यात्री हो गए, अब बात कर लेते हैं हम चीनी यात्रियों की। चीनी यात्री जो हमारे भारत में आए थे, ठीक है। देखिए चीनी यात्री सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सब में कंपेयर किया जाए तो चीनी यात्री सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनमें पहला है जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, फाहियान। दूसरे हैं संयुगन। देखिए चीनी ने में तो चीन देश के तो जानते ही अपने में थोड़े अजीब सी होती हैं। इत्सिंग, इत्सिंग। अब मैं एक और बता देता हूं, चौथे हुएनसांग, सबसे ज्यादा जिक्र इनका और फाहियान का है, हुएनसांग है ना, हुएनसांग। इनके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं अरबी, जो अरबी यात्री आए, अरबी यात्री लेखक, ठीक है, ये आए। इनके मैं जिक्र करूं अरबियों का, तो पहले सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है अल-बरूनी, अल-बरूनी। दूसरे अल-बरूनी के बाद इब्न बतूता, इब्न बतूता। चलिए हम इन सबको डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करता हूं, सबसे पहले मैं, आप नोट कर लें इन सबको।
टेसियस को, सबसे पहले मैं टेसियस को डिस्कस करता हूं। टेसियस को डिस्कस करूंगा तो देखिए सबसे पहले ये राजवैद्य थे। कौन थे? ये ईरानी राजवैद्य थे, ठीक है, ईरानी राजवैद्य, ठीक है, ईरानी राजवैद्य, ठीक है। टेसियस कौन था? एग्जाम में ऐसे आया था क्वेश्चन, टेसियस कौन था? ईरानी वैद्य, राजवैद्य, ओके, ये बात याद रखें आप। दूसरी बात, इसने क्या किया था, जो इसने प्रमाण दिए थे, इसने जो भारत के इतिहास से रिलेटेड जो साक्ष्य दिए थे या बातें बताई थी, ठीक है, वे आश्चर्यजनक थी, ठीक है। ये चीज लिखे, ये आश्चर्यजनक थी, इसीलिए इन पर आज भी कोई विश्वास नहीं करता। ये जो राजवैद्य थे क्या कहते थे, जैसे आज भी मैं बताऊं, अगर आप गांव से सभी जानते होंगे, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ये तो संगी है, मतलब खिसके हुए, कहते हैं भाई हमें तो भूत मिले थे, उनसे हमने हाथ मिलाया था, ऐसे ऐसे होता था, ये सब कहानियां घटित करते रहते हैं, तो उन पर कोई विश्वास करता है ऐसा हुआ होगा? कुछ लोग विश्वास कर लेते, कुछ नहीं करते। वैसे ही इनका हाल था। टेसियस जो थे अपनी ऐसी ऐसी कहानियां बताते जो आश्चर्यजनक थी, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं होती थी, इसलिए ज्यादा इनका भारतीय इतिहास में इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो फिर भी इनका जिक्र आता है, इसलिए मैंने बताया कॉम्पिटिशन लेवल में। अब देखिए बात करते हैं हम टेसियस के बाद मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज, ठीक है, मैगस्थनीज की बात करें हम तो मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका, ठीक है, इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी। और जो मैगस्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकता है कि इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज। या मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, ठीक है। उसके बाद कि मैगस्थनीज जो यात्री था वो किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब एक और बात आप याद रखें, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर, याद रखें फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर जो क्या था? यूनान का शासक था। आगे जिक्र करूंगा डिटेल में इसका, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और सिकंदर का उत्तराधिकारी था। किसका? सिकंदर का उत्तराधिकारी था। याद रखें फ्रेंड्स, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का उत्तराधिकारी और यूनान का शासक था। 305 में क्या हुआ था? इसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैगस्थनीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन, मतलब जो मौर्यों का युग था, मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य वंश था, उसके बारे में जिक्र किया, सारा वर्णन किया उसने, ठीक है। मौर्य युगीन संस्कृति तथा सामाजिक स्थितियों के बारे में बताया है। सामाजिक स्थितियों के बारे में जिक्र किया है। पढ़ने के लिए हम सारी कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, इतना, ऐसे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें पॉइंट बनाना चाहिए, जैसे मैंने पॉइंट बनाया, आप अपनी नोट्स में इस तरीके के पॉइंट बनाएं, हमेशा याद रखेंगे। आपको अभी भी
अपना नोट्स ओपन करेंगे तो जैसे ही आपको ये पॉइंट पे आपकी नजर जाएगी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे। तो जब आप रिपीट करेंगे ऐसे बार बार तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज आ जाएगी, करके देखिएगा फिर कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ। अब मेगास्थनीज की बात आई तो इंडिका इन्होंने लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस और निकेटर का क्या था, ये राजदूत था, निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। राजदूत से शब्द से आपका मतलब ये होना चाहिए, क्या होता है राजदूत, राजदूत क्या होता है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल मीडिया है ना, मीडिया हमारी इंडिया की हर देश में मिलेगी। कुछ राजदूत इंडिया के ऐसे होते हैं, हर देश के राजदूत होते हैं जो दूसरे देशों में होते हैं, जाके इंफॉर्मेशन से देते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। हमें कैसे विदेशों की कहानियां पता चलती हैं बताइए, विदेश में क्या हो रहा है कैसे पता चलता है। अभी कोविड-19 का वो चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 जो वायरस है इसका प्रकोप चल रहा है ना, तो ये बताइए हमें कैसे पता चल रहा है कि चीन में इतने हो गए, चाइना में इतने केस हो गए, जापान में इतने हो गए, अमेरिका में इतने हो गए, कैसे पता चलता, रूस में इतने हो गए, इसमें इतने मर गए, हमें क्या कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारी जो मीडिया है, हमारे राजदूत हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं राजदूत हर देश के, ये नहीं कि कोई भी राजदूत बन के चला गया, अपॉइंट किया जाता है कंट्री के थ्रू, वो जाते हैं और वहां की जानकारी देते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य कालीन समय में आया था, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 का। ये सारे ट्रैवलर थे वो हमारी इंडिया में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही आए थे, क्योंकि हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उतनी वैल्यू इसकी थी, है ना। क्योंकि हमारी इंडिया में ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एक पार्ट था जिसको हम बोलते हैं दोआब, है ना। आगे सब डिस्कस करूंगा ये क्या होता है क्या था, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूं। यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था उसको दोआब कहते थे। इसमें क्या था, ऐसा था कि इसको कितना भी लूट लो, बिल्कुल जितना इसने एक साल में जितना भी कमाया सारा लूट लो, फिर भी अगली साल उसका दुगना हो जाता था। ये ऐसा क्षेत्र था, इतना संपन्न क्षेत्र था। तो वही मैं डिस्कस करूंगा आगे। बात करते हैं हम अगले टॉलमी की। टॉलमी का कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन जो है वो मैं बता देता हूं जितना मैंने देखा है आया है, ठीक है। टॉलमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो टॉलमी थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने टॉलमी ने पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल कब लिखी है, दूसरी शताब्दी में, याद रखें, दूसरी शताब्दी में उन्होंने भारत का भूगोल नामक की पुस्तक लिखी थी, जो हमारे भारतीय इतिहास को जानने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं टॉलमी के बाद, ये क्वेश्चन आप याद रखें, नोट कर लें। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा था कौन सी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में। करेंगे हम। अगर चीनी यात्रियों की बात आती है सबसे पहले फायान का नंबर आता है, और उसके बाद उनसे भी ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है वो है हुएनसांग, है ना, हुएनसांग। अब चलिए हुएनसांग को छोड़िए, अभी पहले हम बात करते हैं फायान को, फिर हुएनसांग को लेते हैं। तो फायान की बात होती है तो फायान कौन था, ये एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात सही है। चलिए फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आ गया, और उसके बाद इसने किया क्या, इसको हम क्यों पढ़े, हमारे भारतीय इतिहास में क्या योगदान है इसका, भारतीय इतिहास में, सॉरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका क्या योगदान रहा। तो देखिए ये आया, इसने क्या किया, गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश यानी कि गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताया था कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी,
संस्कृति कैसी थी। कौन? फायन। ये फायन हमारी इंडिया में कितने समय तक रहा? 14 वर्षों तक रहा। हमारी इंडिया में 14 वर्षों तक रहा। 14 वर्षों के भ्रमण के बाद ये वापस चीन चला गया। इतना है फायन से रिलेटेड। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ऐसे ट्रैवलर नहीं है अब, हुएनसांग, जिनकी तो बात ही अलग है ना। तो हुएनसांग की सबसे पहले बात करते हैं। हुएनसांग है ना, हुएनसांग चीनी न्याय में थोड़े से अटपटे, कोई दिक्कत नहीं है। हुएनसांग सबसे पहले बात करें तो हुएनसांग की हमने बात की। इनकी पुस्तक का नाम CU की, ठीक है, CU की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित बुक है जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये बुक थी जो हुएनसांग द्वारा लिखी गई। हुएनसांग जो आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, इन्होंने लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी कहाँ पर है? बिहार में, बिहार में थी। चलिए नालंदा से जिक्र किया हमने नालंदा का, तो नालंदा के बारे में जान लेते हैं। पढ़ना तो यही क्यों ना आज ही पढ़ लें, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। बिहार को मगध कहते हैं। बिहार को क्या कहते हैं? मगध कहते थे। भारत हमारा 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था, पावरफुल था, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा डीप चलते हैं। तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इतनी भव्य यूनिवर्सिटी थी कि एशिया में इसका टॉप लेवल पे नाम था। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला है जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी की स्थिति देखें हम इंडियन एजुकेशन की, भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी, तो उससे कंपेयर करें तो हमें लगेगा क्या पढ़ाई होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट पढ़ाई थी, सरकारी पढ़ाई थी, बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय स्थान रखती थी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अब बात करते हैं हम नालंदा की, तो नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था। कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? कुमारगुप्त ने। फ्रेंड्स कुमारगुप्त जो थे वो गुप्त डायनेस्टी से, गुप्त वंश से थे, तो इन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अब फ्रेंड्स जो विश्वविद्यालय था ये 2 बार तोड़ा गया और 3 बार इसको रीबिल्ड कराया गया था। 2 बार तोड़ा गया, 2 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। और अंत में जाके बख्तियार खिलजी, पागल सन की, यानी कि पागल सन की एक राक्षस था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, इसमें 10,000 स्टूडेंट थे, 10,000 स्टूडेंट, तथा 10,000 स्टूडेंट तथा 2,000 टीचर्स थे। यानी कि एवरेज लगाया जाए तो 5 स्टूडेंट पर 2 टीचर्स थे, मतलब 1 टीचर था, यानी कि 5 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर था। यानी कि इतनी भव्य यूनिवर्सिटी थी। क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है अच्छी कि इसमें विश्व के स्टूडेंट्स आते थे, यूरोप से आते थे, ठीक है, बहुत दूर दूर के आते थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर देश के स्टूडेंट पढ़ते थे यहाँ पर। जापान तक के स्टूडेंट थे, जापान तक के स्टूडेंट पढ़ने आते थे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। सबसे पहले कुमारगुप्त ने बनवाया, तो कुमारगुप्त में बनवाया, देखिए नोट्स में नोट करते जाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसको किसने तोड़ा? सबसे पहले हूणों ने तोड़ा, ठीक है, हूणों ने तोड़ दिया। किसने रीबिल्ड करवा दिया? देखिए कुमारगुप्त ने बनवाया है ना, हूणों ने तोड़ दिया। फिर से एक राजा आए, ठीक है, फिर से राजा आए स्कंदगुप्त, ये भी गुप्त डायनेस्टी से थे, तो इन्हें दोबारा से रीबिल्ड करवा दिया, इसको दोबारा से बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको फिर तोड़ दिया किसने? गौरों ने। गौरों ने इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। तो फिर इसको रीबिल्ड करा दिया किसने? महान शासक, इनके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एक, वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दोबारा से रीबिल्ड करा दिया। देखिए ये लोग जो थे कुमारगुप्त थे,
और ये स्कंदगुप्त ये थोड़ा सपोर्ट करते थे, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा फंडिंग इन्होंने की हर्षवर्धन ने, ये फंड करते थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ये फंड करते थे। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टाइल फैसिलिटी थी, ठीक है, हॉस्टाइल फैसिलिटी थी, हॉस्टाइल फैसिलिटी थी, ठीक है, और रहना खाना फ्री, यानी कि और फीस पढ़ना। अब बताइए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद ना आपको रहने का देना, ना खाने के देना, ना फीस देनी, कुछ नहीं करना, आपको एक बार एडमिशन लेना है। और इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था। ये इतनी भव्य यूनिवर्सिटी थी क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, साइंस, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, खगोल विज्ञान, एक्स वाई जेड सब कुछ पढ़ाया जाता था, हर सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। और सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को माना जाता था, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से बात आई फ्रेंड्स, नोट्स में नोट कर लीजिए, इसके दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान वे लोग होते थे कि बुद्ध थे, बुद्ध क्या कह गए थे कि भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, है ना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आप मेरी पूजा न करें, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इनके अनुयायी थे, वो कहते हैं कि नहीं हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, यानी कि जो इनके अनुयायी थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो हीनयान में आते हैं। जो कहते हैं भाई हम तो मूर्ति बनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, वो महायान में आते हैं। तो आई होप हीनयान महायान आप समझ गए होंगे। अब हम फिर से पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हर्षवर्धन ने इनको फंडिंग करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन हुआ क्या देखिए, बख्तियार खिलजी जो था उसने क्या किया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, है ना, तो उसने अपने राजवैद्य थे, हकीम थे, सभी को उसने इलाज करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। जब वो सही नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, उसको किसी ने सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था फ्रेंड्स, आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था इसमें। तो वहाँ के जो आचार्य हैं, कुशल हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो बख्तियार खिलजी ने कहा नहीं भाई, हमें हिंदू बिंदु में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है, हम तो अपने इस्लाम में ही ठीक हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म से था। तो उसने कहा हम अपना धर्म छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है इसकी दवाई वगैरह से हमारा इस्लाम धर्म क्या करे, नापाक हो जाए, है ना, ऐसा लगता था उसको। तो फिर भी जब उसकी तबीयत और बिगड़ती गई तो उसने सलाह ली, बुलवाया आचार्य को। तो जब आचार्य गए तो क्या हुआ, उन्होंने ये कहा देखो भाई हमें तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हम आपकी दी हुई किसी दवा को खाएंगे, आप कुछ भी देंगे, तो हमें ऐसी दवा बताइए जो हमारे इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो और हम सही हो जाएं। तो आचार्य सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कुछ समय सोचा, कहा ठीक है, उन्होंने कह दिया ठीक है, ठीक है कहने के बाद उन्होंने कुरान दी उसको, उस राक्षस को कुरान दी, बख्तियार खिलजी को। याद रखें किसने आग लगाई थी नालंदा विश्वविद्यालय में, बख्तियार खिलजी, याद रखें, ये पागल सन की राक्षस था, बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी। और इसमें 90 लाख पुस्तक थी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी बहुमंजिला थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी लाइब्रेरी की, 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, 3 महीने तक आग की लौ चलती रही, उसके बाद 6 महीने तक धुआं निकलता रहा था। कहने का मतलब 6 महीने तक आग जलती रही थी। सोचिए 90 लाख पुस्तक में हमें कितना क्या ज्ञान मिलता। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से वहीं आ जाते हैं हम। तो कुरान दी उन्होंने आचार्य ने बख्तियार खिलजी को, और ये कहा कि आप पर डे इसको पढ़ें, 1 पेज पर डे पढ़ें, ठीक है, आप सही हो जाएंगे। ये कह के वो चले गए। तो बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया, पर डे 1 पेज पढ़ता था, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप उसकी तबीयत सही हो गई। जब उसने देखा कि अरे वाह, मतलब मैंने इतने हकीमों से, राजवैद्यों से इलाज करवाया, मैं सही नहीं हुआ, और
कुरान पढ़ने से कैसे सही हो गया? तो बाद में पता चला कि जो पुस्तक वो कुरान पढ़ता था वो क्या करता था, उसकी आदत थी थूक लगाकर पढ़ता था। पेज पलटने के लिए थूक लगाता था और पेज पलट देता था। तो क्या था, राजवैद्य जो थे, जो आचार्य गए थे, उन्होंने लेप लगा दिया था कुरान के हर पेज पर लेप। तो वो क्या करता था, जैसे ही फिंगर लगाता था पेज पर, वो लेप जो था उसकी फिंगर पे आ जाता था और जैसे जीभ से टच करता वो उस दवा उसके अंदर चली जाती थी, औषधि। तो इससे वो सही हो गया। उसने कहा अगर ये यूनिवर्सिटी, वो आश्चर्य में पड़ गया कि अगर ये यूनिवर्सिटी सस्टेन करती है तो हमें कौन पूछेगा, है ना, हमें कौन पूछेगा। तो इस वजह से उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। लेकिन फिर उसकी, हालांकि दर्दनाक मौत उसकी भी हुई थी, लेकिन अब बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर, 90 किलोमीटर की दूरी पर एक नया कैंपस बनाया गया है, न्यू कैंपस नालंदा विश्वविद्यालय का। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और कौन, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं हमारे इंडिया में, इनने क्या किया था, प्रोविंस किया था। ठीक है, इन्होंने प्रोविजन दिया था कि भाई इसको रीओपन कराया जाए। तो लगभग 2014 में, यानी कि 2014 में इसका न्यू कैंपस, मतलब जहाँ पुरानी यूनिवर्सिटी थी जो, वो तो खंडर बनी हुई पड़ी हुई है, उससे दूरी पर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है न्यू कैंपस। ठीक है, न्यू कैंपस बनाया गया, रीओपन हो चुकी है पढ़ाई के लिए वो। हालांकि उसमें 2055 के आसपास सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं तो मैं बता ही चुका हूँ, हुडो ने सबसे पहले इसको तोड़ा था, स्कंदगुप्त ने बनवा दिया, फिर उसके बाद गौरव ने तोड़ दिया, हर्षवर्धन ने बनवा दिया, है ना। ये था, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता था इसमें, क्योंकि जो टीचर्स थे उनमें 70 से 80% जो थे वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। हालांकि हर्षवर्धन था, वो भी बौद्धिज्म को अपनाया नहीं उसने, लेकिन फिर भी बौद्धिज्म में वो बिलीव करता था। ओके, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में। अब बात आई ह्वेनसांग की, बात कर रहे थे हम, है ना, ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था, ह्वेनसांग की पता क्या था, ये चाहता था कि मैं इंडिया में जाके और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं बौद्ध के, वो मैं ले आऊँ। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने कल आपको एक बात बताई थी, त्रिपिटक और जातक कथा, इससे हमें बौद्ध धर्म का पता चला। ठीक है, तो ह्वेनसांग आया, बौद्ध धर्म इतना प्रचलित था नालंदा विश्वविद्यालय में कि उससे प्रभावित होते थे लोग। तो वो आया कि मैं भाई यहाँ पर बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको ले जाऊंगा। तो वो लगभग 1.5 साल तक यहाँ पढ़ा और उसने पढ़ाया नालंदा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी एक पुस्तक है CU की, इस पुस्तक में इसका पूरा यात्रा वृत्तांत है, इसमें सब कुछ डिफाइन किया है। CU की पुस्तक में इसने सारा कुछ डिफाइन किया है। इसके अलावा इसमें 138 यानी कि 138 देशों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, 138 देशों की इसमें जानकारी है CU की पुस्तक में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। ह्वेनसांग आए, CU की पुस्तक लिखी, लगभग 1.5 साल तक इसमें पढ़े। लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले जो ह्वेनसांग थे नालंदा विश्वविद्यालय में आए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कौन से राज्य में आए, भारत के कौन से राज्य में आए, कपिसा, याद रखें इस चीज़ को, कपिसा में आया था ये। ठीक है, ह्वेनसांग, और लगभग 629 मतलब 629 ईस्वी में आया था, 645 ईस्वी में, लगभग 15 वर्ष बाद वापस चला गया, 15 वर्ष बाद वापस चला गया। अब बात कर लेते हैं हम संयोगन की। ठीक है, इनका कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि संयोगन कौन था, चीनी यात्री था जो भारत में आया था। ठीक है, संयोगन यह कितने वर्ष तक रहा था भारत में, 3 वर्ष तक रहा था। ठीक है, 3 वर्ष तक रहा था, और क्या किया था इसने, यहाँ पर 3 वर्ष रहा, और ये चीनी यात्री था।
चीनी यात्री था। ठीक है, इसने अपने समय के, जब वो आया था, अपने समय का यात्रा वृत्तांत बताया था। ठीक है, जिससे हमें भारत की हिस्ट्री में को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, इतनी सी कहानी है। तो संयोगन चीनी यात्री था, 3 वर्ष तक रहा था भारत में। अब बात करते हैं हुएनसांग के बाद इत्सिंग। ये भी चीनी ट्रैवलर थे, चीनी ट्रैवलर थे, है ना। चीनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था अपने वृत्तांत में, है ना। ये 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था भारत, अंत में भारत आया था ये 7वीं शताब्दी के अंत में। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चीनी ट्रैवलर इत्सिंग कौन सी शताब्दी में भारत आया था, तो 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। ठीक है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। बात करूं सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, जो अभी हमारे पाकिस्तान में है ना, ये याद रखें, कंफ्यूज ना हो। नालंदा का जिक्र सबसे ऊपर था, लेकिन तक्षशिला पाकिस्तान में आ चुकी है। ये भी मोस्ट, ये मतलब टॉप मोस्ट पर थी तक्षशिला। ठीक है, इत्सिंग की बात खत्म हुई। अब हम बात करते हैं कुछ अरबी यात्री जो आए थे। कौन? अरबी यात्री। अरबी यात्री आए, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अल-बरूनी और इब्न बतूता। आप अच्छे से जानते होंगे। तो बात करता हूं पहले अल-बरूनी की। मानता हूं आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सुना तो जरूर होगा, इतने फेमस ही है। तो अल-बरूनी की एक पुस्तक थी, अल-बरूनी की। चलिए पहले ये जान लेते हैं आया किसके साथ था। ये महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है, वो आज भी इतिहासकारों के लिए मान लीजिए बहुत बड़ा स्रोत है भारत के इतिहास को जानने का। उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को एक नाम से और जानते हैं, वह तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक को ये मान लीजिए इसलिए इतना इंपोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर, पॉलिटी, ठीक है, आर्किटेक्चर, पॉलिटी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, कानून, नापतोल यानी कि मापतोल, ये सारी थी, इसमें सारा जिक्र था इन चीजों का। इसीलिए आप इससे जान गए होंगे क्या क्या प्राप्त हो गया इस एक बुक से। इतिहासकारों को किस किस की नॉलेज मिल गई इस बुक से, है ना। इसी से आपको पता चला। इन्होंने अल-बरूनी ने पुस्तक लिखी तहकीक हिंद, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, किसके साथ आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक हिंद में इतने इसमें सारा जिक्र किया, इसी से आपको पता चल गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रैवलर की। नेक्स्ट ट्रैवलर है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, उसको हम रेहला के नाम से जानते हैं। रेहला, है ना। ये बहुत विद्वान था, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्वान था। रेहला नाम से इसकी पुस्तक है, उसमें सारा कुछ जिक्र है हमारे भारत का। ठीक है, भारत का
भारत के इतिहास का रिहला में जिक्र मिलता है, रिहला में जिक्र मिलता है। अब देखिए ये इतना निपुण था, इतना विद्वान था कि इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसको दिल्ली का क्या बना दिया था, दिल्ली का क्या बना दिया था, काजी। काजी, काजी को न्यायाधीश भी बोलते हैं, या न्यायाधीश बोल लीजिए, न्यायाधीश घोषित कर दिया था। इतना विद्वान था ये इब्न बतूता, इसलिए इसका बहुत ज्यादा जिक्र है। इसकी पुस्तक कौन सी लिखी थी, वो रेहला के अंतर्गत आती है, रेहला नाम आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसके समय में आया था। और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बना दिया था, काजी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आता हूँ आपके जो आप विदेशियों का विवरण फिनिश हो गया आपका, विदेशियों के विवरण के बाद अब मैं आपको पुरातात्विक साक्ष्य दूंगा, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्लैरिटी दिख रही है, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये भी मुझे बताएं। तो मिलता हूं नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत।